महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में आखिरकार हिंदुत्व की जीत हुई, ऐसा नारायण राणे का कहना है। महायुति जो शुरू से ही हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही थी, उसी की बदौलत आज इतिहास बना। लेकिन इस जीत की पटका था 2 साल पहले ही लिख दी गई थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक नारा दिया था। नारा था एकता वाला, नारा था हिंदुत्व को जगाने वाला, नारा था कभी ना बंटने वाला। सीएम योगी के इसी नारे ने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दी। उनके इस एकता वाले सुपरहिट नारे का नतीजा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने ये बम्पर जीत हासिल की है और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में जीत हासिल की। इसके बाद हाल ही में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति ने किया क्लीन स्वीप और अब बीएमसी में बम्पर वोट हासिल करके जीत का परचम लहरा दिया और साबित हो गया कि सनातन से ऊपर कोई नहीं है। सनातन से ऊपर कोई नहीं, यानी महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व पर महायुति को जमकर वोट दिया और साबित कर दिया कि हिंदुत्व पर योगी की लाइन सुपरहिट है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा था। किसी ने मराठी कार्ड चला तो कोई बुर्के वाली मेयर बनने का बयान दे रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो सारे कार्ड धरे के धरे रह गए और जीत हिंदुत्व की हुई। ये उसी हिंदुत्व की जीत का जश्न है। ये इतिहास रचने वाली जीत का रंग है। प्रचार के दौरान ओवैसी भाईजान मुस्लिम नेतृत्व की बात करते हुए दिखाई दिए। वारिस पठान ने बुर्के वाली मेयर बनने का दावा किया तो वहीं 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी मेयर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन सारे के सारे दावे फेल हो गए रिजल्ट आने के बाद। जय श्री राम और आई लव महादेव की विचार की सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। यानी महायुति के हिंदुत्व को काट वाली सारे नैरेटिव धरे रह गए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता मुस्लिम तुष्टीकरण और राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को पहचान चुकी थी और इसी का नतीजा है कि 25 साल का दबदबा रखने वाले शिवसेना का अंत हुआ तो मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले भी फेल हो गए। साल 2024 में महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद महायुति के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। महाविकास अघाड़ी जैसा मजबूत विपक्ष सामने था तो असदुद्दीन ओवैसी और राज ठाकरे जैसे बड़े नेता थे। बीच बीच में मराठा आरक्षण की आग, बावजूद बीजेपी की जीत ने ये दिखा दिया कि वो कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। ये देवा भाव का ही करिश्मा है। ये जनता में बीजेपी के प्रति भरोसा है। जब पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है और ठाकरे परिवार का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व इस चुनाव में खत्म हो गया है। 27 साल के बाद बीजेपी यहां फिर से अपना मेयर बनाने जा रही है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सभी बड़े शहरों में बीजेपी को जीत मिली है और 29 में से 23 पर उसकी जीत पक्की नजर आ रही है। 227 सीटों वाले बीएमसी में बीजेपी प्लस को 118 पर जीत मिली है। 165 सीटों वाले पुणे में 90 पर जीत मिली है। ठाणे में 131 में से 49 पर कामयाबी हासिल हुई। नागपुर में 151 में से 113 पर जीत मिली। नासिक में 122 में से बीजेपी को अकेले 50 सीटों पर जीत मिली है, जबकि साथी दलों को 41 सीटों पर। बीजेपी में जीत की ये भूख चुनाव दर चुनाव बढ़ते जा रही है और यही उसकी जीत की बड़ी वजह भी है। दिसंबर 2024 में जब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उस समय महायुति में बारीक दरार दिखी थी, लेकिन देवा भाऊ ने न सिर्फ नाराज शिंदे को मनाया बल्कि समय के साथ उस दरार को भी भरा। तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, जनता का भरोसा जीता और यही दिखा बीएमसी समेत अधिकांश महानगर पालिका चुनाव में। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देवा भाऊ ने 27 साल बाद बीएमसी को ठाकरे परिवार के हाथों से निकालकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के साथ ही महायुति सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा और विवादित बयानों से खुद को दूर रखा। खुद नीतीश राणे मानते हैं कि देवा भाऊ के विजन से ही जीत मिली है। हमारे देवा भाऊ को ही उनकी मेहनत, उनका विजन और हिंदू समाज का उनके ऊपर का विश्वास, इसके वजह से ही आज की सारी जीत हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। फडणवीस एक तरफ सरकार चला रहे थे तो वहीं दूसरी ओर चुनाव का प्रचार।
उन्होंने कुल 77 इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिसमें से 37 सभाएं, 33 मीडिया इंटरव्यू, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 6 खुले मंच से इंटरव्यू शामिल थे। देवा भाऊ और उनकी सरकार के कामकाज ने राज और उद्धव ठाकरे को साथ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके क्षेत्रवाद पर देवा भाऊ का बुलडोजर भारी पड़ गया। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि हिंदुत्व वाला ब्रांड उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मराठी मानुस वाले ब्रांड पर भारी पड़ा। चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी भी, माफ कीजिए, फडणवीस और शिंदे को टक्कर नहीं दे पाई। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे का 22 शहरों में खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे की पार्टी मुंबई में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। मराठी अस्मिता के नाम पर दादागिरी करना हो या फिर साउथ के नेता के खिलाफ अनर्गल बातें, राज ठाकरे को इसमें महारत हासिल है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने वाले राज ठाकरे और उसकी पार्टी को जनता ने अपने वोट से सबक सिखा दिया। उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी में अपना किला तक नहीं बचा पाए। पुणे और नासिक में भी राज ठाकरे ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन इन चुनावों की जगह अगर जहर उगलने पर वोटिंग होती तो शायद राज ठाकरे की पार्टी सबसे अव्वल होती। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद सियासत एक बार फिर वोट चोरी और एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। जीतने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का हीरो कह रही है, तो वहीं हारने वाली टीम का सबसे बड़ा विलन एसआईआर है। और यही कारण है कि रुझानों के वक्त ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया और बीजेपी को चुनाव चोर कहा। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। तो वहीं उद्धव गुट ने एसआईआर के जरिए विपक्षी उम्मीदवारों के वोट काटने का आरोप लगाया। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। यानी कि नतीजा जो भी हो, एसआर का ढीकरा एसआईआर के मत्थे है। उधर पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ निगम चुनाव साथ लड़ने वाले चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार को करारा झटका लगा है। दोनों ही जगह पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी चाचा भतीजे यहां फिर कमल खिलने से नहीं रोक पाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनके सियासी रिश्ते का भविष्य क्या होगा। बीजेपी लहर के आगे चाचा भतीजे पुणे और चिंचवड़ निकाय चुनाव में फिसड्डी साबित हुए। यहाँ बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेरने का अजीत दादा का दाव भी काम नहीं आया और यही वजह है कि बीजेपी से मुकाबले में चाचा भतीजे का गठबंधन कोसों दूर रह गया। कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी का मेयर पुणे का बनेगा। पुणे निगम चुनाव में करारी शिकस्त अजीत पवार के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। एनसीपी के दोनों ही धड़ों में गठबंधन के बाद ये चर्चा छिड़ गई थी कि क्या आगे दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, लेकिन नतीजों ने अजीत पवार को ही नहीं बल्कि शरद पवार को भी बहुत बड़ा शॉक दे दिया। पुणे पिंपरी चिंचवड़ निगम चुनाव में पवार फैमिली का ये रीयूनियन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी की परफॉर्मेंस को देखकर अखिलेश यादव भी अब तनाव में नजर आ रहे हैं। जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में कमल खिलाया है, उसे देखकर अखिलेश तो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। वैसे बीजेपी से सीखने वाली बात कहने वाले अखिलेश महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत वाली रणनीति से इंप्रेस नहीं हुए, बल्कि उनका ये तंज है कि बीजेपी किस तरह से एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल कर रही है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बीजेपी की इस जीत को भी अखिलेश यादव ने डेटा चोरी से जोड़ दिया है। विपक्ष की यही दिक्कत है, हार की जिम्मेदारी लेना छोड़ के ईवीएम और डेटा चोरी का रोना रोने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाकर भले ही ममता बनर्जी और टीएमसी को हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की है, लेकिन ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रखकर इसका जवाब दे दिया है। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति उसी वक्त बदल ली थी जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया।
लेकिन ममता ने न सिर्फ कार्यक्रम से दूरी बनाई बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो बीजेपी के लिए भी बेहद शॉकिंग था। बीते दिनों कोलकाता के न्यू टाउन में ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी थी और इसी दौरान महाकाल मंदिर के शिलान्यास का भी ऐलान किया था। और अब ममता बनर्जी ने साधु संतों की मौजूदगी में इसकी नींव रख दी है। इसे बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति का तगड़ा जवाब माना जा रहा है। दिसंबर के मध्य में नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के बाद कौन होगा बीजेपी का पूर्णकालिक अध्यक्ष, इसकी चर्चा अब तेज हो गई थी और अब 19 जनवरी से बीजेपी में अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लेकिन अभी तक नितिन नवीन के अलावा किसी दूसरे का नाम चर्चा में नहीं आया है, जिसका मतलब है कि नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। हालांकि नितिन को अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से होगी। इस दिन नामांकन दाखिल किए जाएंगे और इसके बाद 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नितिन नवीन ही इस पद के लिए मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। कोई दूसरा दावेदार नहीं होने की वजह से नितिन के निर्विरोध चुने जाने की भी उम्मीद पूरी है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। नितिन यदि चुन लिए जाते हैं तो वो पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर का एक ऐसा एक्शन देखने को मिला जिसे बिना देखे आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, जहां एक पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने के लिए एक बुलडोजर पानी की विशाल टंकी के ऊपर ही जा चढ़ा और लगा कि उसे जमींदोज करने में पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर तंज ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के समय का ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना मजबूत है कि ऊपर बुलडोजर ले जाना पड़ा। जमीन से करीब 70 फीट ऊपर बुलडोजर के सेक्शन को देख हर कोई हैरत में पड़ गया। इस पुरानी टंकी को ध्वस्त करने की योजना तो थी, लेकिन ऐसे ये किसी ने सोचा नहीं था। चलिए अब जेसीबी के इस ऊंचाई तक पहुंचने का राज खोल देते हैं। एक बड़ी सी क्रेन ने जेसीबी को पहले ऊपर तक पहुंचाया और ऊपर पहुंचते ही जेसीबी ड्राइवर ने एक्शन शुरू कर दिया। जेसीबी को ऊपर तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, जहां थोड़ी सी चूक एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी, इसलिए बेहद सावधानी से जेसीबी को ऊपर तक पहुंचाया गया। वीडियो सामने आने के बाद नगर पालिका की इस कार्रवाई के साथ ही जेसीबी के ड्राइवर की हिम्मत की चर्चा हो रही है, जिससे सांस रोक देने वाली इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस कार्रवाई से पहले 1 करोड़ का बीमा भी कराया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां अवैध तरीके से 75 मकान बनाए गए थे, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और इस दौरान वहां प्रशासन को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस बीच एक लड़की कार्रवाई के दौरान बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, घर तोड़ने का विरोध करने लगी। लड़की के विरोध के बाद बुलडोजर कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। मैं तो चढ़ रही थी, सर तो सुन ही नहीं रहे। अच्छा। बोलते जाने से निकाल देते ना सर, हम लोग काम करके लिया वाला सीट है, सामान हम लोग को सरकार नहीं दिया। गरीब है सर, सब लोग गरीब लोग आके यहाँ पे रोज। वहीं लोगों का कहना है कि उन्हें कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर कार्रवाई हुई। इससे पहले हम लोग जब गए थे फर्स्ट टाइम नोटिस का जवाब देने, तो बोले तुम लोग कुछ नहीं होगा, रह लो बोले। फिर अपना पक्का मकान बना के हम लोग रह रहे थे, फिर अचानक फिर आके भी घर तोड़ रहे। वहीं प्रशासन की कार्रवाई में अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, ना मानने का अंजाम जो होता है वो मौत से सामना होगा। हमीरपुर में जिस अफवाह पर हिंदू युवती को ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के आरोप लगे थे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका अपने ही स्टाइल में उपचार कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी चेतावनी दी थी। बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है, और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। इसी चेतावनी का असर है कि हमीरपुर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में अफान को अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया। वो अफान जो हिंदू बेटी की सुरक्षा और इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश में था, लेकिन अब वो अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं है। दर्द से कराहता हुआ अब अपने किए पर अफसोस जता रहा है। इसमें धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था और नाबालिग लड़की का दुष्कर्म का आरोप है। वहीं मामले में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद एक्शन तेज हो गया था। एसडीएम ने आरोपी के पिता के लॉज पर भी रेड मारी थी। इसी लॉज में अश्लील वीडियो बनाने का शक था। पुलिस ने इसमें रुके लोगों और दस्तावेजों की जांच की ताकि अफान की हिस्ट्री खंगाली जा सके।
उत्तर प्रदेश में जुम्मे के दिन भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 15 दिनों में 50 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए हैं और ये नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया है। उसी ऑपरेशन के तहत मुजफ्फरनगर, हरदोई, देवरिया में योगी फोर्स ने हाफ एनकाउंटर किए हैं और अपराधियों को लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। मुजफ्फरनगर में रंगदारी और फायरिंग करने वाले बदमाशों को अपराध करने लायक नहीं छोड़ा। कई जिलों में 27 से ज्यादा मामलों में वांटेड आबाद जमाल का मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा इलाज किया है कि अब ये कभी अपराध नहीं करेंगे। हरदोई में मुठभेड़ में 25-25 हजार की इनामी का पीतल वाला इलाज किया गया है। चोरी के मामले में फरार चल रहे दोनों अपराधियों से बाइक और तमंचा जब्त किया गया है। पुलिस को देखकर अपराधियों ने यहाँ फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश लंगड़ा हो गया। देवरिया में मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में ना अपराध पनपने देंगे और ना ही अपराधी, क्योंकि ये उत्तम प्रदेश है। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण कांड के खुलासे के बाद पुलिस ने केजीएमयू के ही एक और इंटर्न डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर का नाम मोहम्मद आदिल है, जिस पर एक नर्सिंग छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये केजीएमयू का वही इंटर्न डॉक्टर आदिल है, जिसके इरादे केजीएमयू में धर्मांतरण की नर्सरी खोलने वाले डॉक्टर रमीज की तरह थे। डॉक्टर आदिल पर आरोप है कि उसने एक नर्सिंग छात्रा को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। वहीं जब नर्सिंग छात्रा ने शादी के लिए जोर दिया तो वो मुकरने लगा। पीड़िता ने जब उस पर दबाव डाला तो डराने धमकाने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने 29 दिसंबर को थाने में आदिल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने जब आदिल के घर बरेली में दबिश दी तो वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कैसरबाग से उसे गिरफ्तार किया। पहले डॉक्टर रमीज और फिर डॉक्टर आदिल, इन दोनों पर लगे आरोप और गिरफ्तारी के बाद केजीएमयू भी सवालों के घेरे में है। आशंका जताई जा रही है कि इस मेडिकल कॉलेज में छांगुर का जैसा धर्मांतरण जाल फैला हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब गंगा किनारे के घाटों की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा ने हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले पोस्टर्स लगाए हैं। कहीं न कहीं समाज को, देश को बांटने की ये साजिश कही जा सकती है। इन पोस्टरों में लिखा है अहिंदू का प्रवेश निषेध क्षेत्र। मुस्लिमों को हिंदुओं के इस धार्मिक स्थल से दूर रहने की वार्निंग देते हुए ये पोस्टर हर की पैड़ी में जगह जगह लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को लगाने वाली गंगा सभा का कहना है कि उनके लिए घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपरा सर्वोपरि है। हालांकि ये पोस्टर गंगा सभा के नाम से नहीं बल्कि म्यूनिसिपालिटी बायोलॉज के हवाले से लगाए गए हैं। गंगा सभा के मुताबिक पोस्टर लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को पता होना चाहिए कि कौन से धर्म के लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल मंगलवार को 2 युवक अरबी शेख की पोशाक में हर की पैड़ी पर घूमते हुए नजर आए थे, जिसके बाद गंगा सभा ने ये पोस्टर लगा दिए ताकि धार्मिक स्थल को तमाशे की जगह इस्तेमाल न किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने अच्छे राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, उतने ही हर खेल में भी उनकी महारता हासिल है। राजनीति में उनकी बोली परफेक्ट होती है, ठीक वैसे ही खेल के मैदान में वो परफेक्ट हैं। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उसका एग्जाम्पल देखने को मिला। जब उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट पर हाथ आजमाए, वो भी किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होने वाली पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पहले तो महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, फिर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, साथ ही बास्केटबॉल पर हाथ भी आजमाए। 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खेल के मैदान पर योगी का ये रूप देखने को मिला है। इससे पहले 4 जनवरी को सीएम योगी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। इस दौरान भी उन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट पर हाथ आजमाए थे और आज एक बार फिर से गोरखपुर में बास्केटबॉल कोर्ट पर वैसी ही तस्वीर नजर आई। बांग्लादेश को यूनुस के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए नरक बना दिया है, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब ये कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट ना कर रहे हों। और हर बार तरीका बिल्कुल वैसा वैसा। भीड़ हमला करती है, घर में आग लगाती है और अपने मंसूबों को अंजाम देती है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान का दुश्मन बने कट्टरपंथियों ने शिक्षक को निशाना बनाया है। सिलहट के गोवाई घाट के नंदर गांव में कट्टरपंथियों ने बीरेंद्र कुमार डे के घर पर आग लगा दी। इस्लामिक कट्टरपंथियों की करतूत का वीडियो सामने आया। वीडियो में देखिए, आग पूरे घर में तेजी से फैल जाती है।
आग लगने की वजह से घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। परिवार के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। एक शख्स महिलाओं को घर से दूर ले जाने की कोशिश करता नजर आता है। पिछले 1 महीने में 9 हिंदुओं की जान लेने वाले कट्टरपंथी रुकने का नाम नहीं ले रहे और ये सब यूनुस की आंखों के सामने हो रहा है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यूनुस सरकार चुनाव टालने के लिए हर कोशिश कर रही है और उसी की शह पर कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। चौतरफा घिरे मुनीर और उसकी सेना को अब अपनी ही घर में मुंह की खानी पड़ी। बलूचिस्तान में बीएलए के जवानों ने मुनीर सेना को खदेड़ दिया। दावा ये किया जा रहा है कि उसने बलूचिस्तान का शहर खारान अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां सड़कों पर कई बलोच लड़के बंदूक के साथ नजर आए। इस दौरान कई लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। इस बीच एक शख्स बलूचिस्तान का झंडा अपने शरीर पर लपेटा हुआ वहां खड़ा था, जबकि दूसरी ओर कई बलोच लड़के खड़े नजर आए। कंधे पर हथियार लिए बलोच के लड़ाके बाइक पर एक दूसरे के पीछे बैठकर पूरे इलाके में घूम रहे थे। हाथों में AK-47 लिए लड़ाकों के चेहरे ढके हुए हैं। वहीं उन्होंने एक बैंक के अंदर तोड़फोड़ भी की। दरअसल बलूच विद्रोही लड़ाकों ने बलूचिस्तान के खारान शहर पर कब्जा करने का दावा किया। उन्होंने कई सरकारी कार्यालय और पुलिस स्टेशन पर भी नियंत्रण कर लिया है। खबरों की माने तो शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बल और बलूच लड़ाकों के बीच भीषण झड़प जारी है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया है। अगर उनका दावा सही है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद चिंता का विषय है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसा जख्म दिया है जिसके दर्द से वो आज भी बिलबिला रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की चोट से तिलमिलाए आतंकी अब समुद्र से नापाक साजिश की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बोल वचन कर रहा यह आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का उप प्रमुख सैफुद्दीन खालिद है। लगता है ऑपरेशन सिंदूर की चोट से इसका दिमाग हिल गया है। कौन से आसमान पर दबदबे की बात कर रहा है ये, जहां भारतीय मिसाइलों की गर्जना सुनकर बिल में छिप गए थे। आसमान से बरसे हिंदुस्तानी शोले से तो बच गए, अब अगर समंदर के रास्ते कोई हिमाकत की तो हिंदुस्तान की नेवी ऐसा विध्वंसक जवाब देगी, गीदड़ भभकी देने के लिए जिंदा भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भले ही मुनीर अपने बात कहता रहता है और ट्रंप सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने के लिए बेताब दिखते हैं, लेकिन भारत ने पहलगाम का कैसा बदला लिया ये आतंक के आका अच्छी तरह जानते हैं। अब लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर ने भी इसे माना है कि भारत ने बहुत बड़ा हमला किया था। ये कोई मौलाना नहीं बल्कि ये है आतंक का आका, जिसने सार्वजनिक तौर पर इस बात को माना है कि भारत ने उम्मीद से बड़ा हमला किया था। ये आतंकी भारत की कार्रवाई को तो स्वीकारता ही है, ये भी स्वीकारता है कि हमले में मुरीद का एक बड़ा हिस्सा नेस्तनाबूद हो गया। दहशतगर्द तक इस हमले का सच जानते हैं, लेकिन मुनीर है कि मानते नहीं। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमले की कार्रवाई फिलहाल टाल दी है। सऊदी अरब, कतर और ओमान की कूटनीतिक कोशिशों के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की रणनीति में बदलाव किया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है खाड़ी देशों की तरफ से की जा रही कोशिश। दरअसल ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। जवाब में तेहरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया था और इसका सीधा असर कतर पर पड़ता है, क्योंकि कतर के अल उदेद एयरबेस में ही अमेरिकी ठिकाना है जहां से अमेरिकी कर्मियों को हटा लिया गया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। तनाव को देखते हुए सऊदी अरब, ओमान और कतर ने यहां हस्तक्षेप किया है, तो वहीं ईरान को भी अपने पहले प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं देने की मांग माननी पड़ी। खाड़ी देशों ने न सिर्फ वॉशिंगटन से बात की बल्कि ईरान को भी कड़ा संदेश भेजा कि अगर उसने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के देशों से उसके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी बम्पर के हमले के बाद भी ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को ही निशाना बनाया था, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई थी। प्रयागराज के माघ मेले में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ पुरानी रेलवे लाइन के पास एक कैंप में आग लगी है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन लगातार तीसरे दिन आग लगने की घटना सामने आने के बाद व्यवस्था को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या ये हादसा लापरवाही है या फिर साजिश? क्योंकि 48 दिन के अंदर यह आग लगने की तीसरी घटना है। 13 जनवरी को नारायण शुक्ला धाम शिविर में आग लगी थी, फिर 14 जनवरी को सेक्टर 5 के शिविर में आग लगने से हड़कंप मचा और अब 15 जनवरी को फिर हादसा हुआ। यही वजह है कि पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। दरअसल कल रात करीब 11 बजे जानकारी मिली थी कि गणपति और अन्नपूर्णा मार्ग के चौराहे पर पुराने रेलवे पुल के पास एक कैंप में आग लग गई है, जिसके बाद कार्रवाई की गई, आग पर काबू पा लिया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अखंड दीप की वजह से आग लगी थी। तुरंत उसको घेरा गया, आग को बुझाया गया और उसमें एक व्यक्ति घायल था जिसको हमने
स्वरूपरानी हॉस्पिटल भेज दिया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है या तो अखंड लौह हो या दीप या ऐसा कुछ होगा। अभी हम उसको जांच कर रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हैदराबाद के तेलंगाना में एक कपल ने फिल्मी स्टाइल में 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। आरोप यह है कि महिला व्यापारियों को अपने जाल में फंसाती थी और फिर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए लूट लेती थी। इस तरह इस आरोपी कपल ने 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। दरअसल आरोपी युवक को बिजनेस में घाटा हो गया था। EMI भरने के कारण दोनों पति पत्नी ने खौफनाक प्लान बनाया, जिसके तहत महिला व्यापारियों और युवाओं से दोस्ती बढ़ाती और फिर अपने जाल में फंसाती। इस दौरान महिला का पति छिपकर मोबाइल से वीडियो बनाता और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता था। आरोप है पिछले 3 साल से आरोपी दंपति जबरन वसूली कर रहे थे, लेकिन करीमगढ़ के एक व्यापारी से जब वसूली की कोशिश की गई तो उसने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी दंपति को अरेस्ट किया गया और पूरे खेल का खुलासा हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने सारा सच उगल दिया। आरोपी दंपति के पास लाखों रुपए कैश और एक कार जब्त की गई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने फरार अपराधी पर तगड़ा एक्शन लिया है। अपराधी के खिलाफ गांव में डुगडुगी बजाई जा रही है और उसका पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। ये उसी एक्शन से पहले की तैयारी है। कौशाम्बी के रसुलपुर गांव में पुलिस प्रशासन डुगडुगी बजा रही है। डुगडुगी बजाकर मुनादी करवाई जा रही है। ऐलान अपराधी को पकड़वाने के लिए है, साथ ही अपराधी के घर कुर्की का नोटिस चिपकाया जा रहा है। दरअसल अपराधी अनवर गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। कई जगह दबिश देने के बाद भी अनवर गिरफ्त से बाहर है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपराधी के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित किया। सुनो गाँव वाले ध्यान से सुने। फरार अपराधी घोषित किया जाता है, जिसके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। इनामिया अपराधी की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम घोषित हो चुका है, डुगडुगी बज चुकी है, कुर्की का नोटिस भी लग चुका है और अब इंतजार अनवर की गिरफ्तारी का है, जो कि किसी भी वक्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले मॉडल की तरह बिहार में भी अब बिहार पुलिस अपराधियों का बुलेट से हिसाब कर रही है। पटना के मनेर में पुलिस ने एनकाउंटर कर एक कुख्यात अपराधी को लंगड़ा कर दिया। पुलिस पर गोली चलाने वाले को पटना पुलिस ने ऐसा जवाब दिया कि वो खुद के पैरों पर चलने लायक नहीं बचा। अस्पताल से हवाला तक जाने के लिए कंधों का सहारा लेना पड़ा। इस कुख्यात अपराधी की हिमाकत देखिए। जब पुलिस इसे गिरफ्तार करने के बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए स्पॉट पर पहुंची तो इसने मौका मिलते ही पुलिस अधिकारी पर फायर छोक दिया और वहां से भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में चली बुलेट ने इसको लंगड़ा कर दिया। इसके पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल भी बरामद की है। एक 9mm पिस्टल से SHO के ऊपर फायर कर दिया गया। फायरिंग में SHO बाल बचे, उनको हल्की फुल्की चोट आई है। आत्मरक्षार्थ उन्होंने फायर किया जो अपराध कर्मी के पैर में लगा। पुलिस ने बताया कि इस बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ज्वेलर्स को लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर ज्वेलर्स पर फायरिंग कर दी। इसी वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी हो रही थी। उत्तर प्रदेश की साइबर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें यूपी के साइबर ठगों का कनेक्शन चीनी ठगों से होने की बात सामने आई है। पकड़े गए ठग अपने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए इस ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये दोनों उसी साइबर ठगी गिरोह के सदस्य हैं, जिनका कनेक्शन चीन से निकला है। इन ठगों ने टेलीग्राम पर सिम्बा, नोबिता जैसे कई चैनल्स बना रखे थे, जिसे वो प्रमोशनल होने का दावा करते हैं। ये ठग आम लोगों को चैनल ज्वाइन कराते और उस ग्रुप में मौजूद अपने लोगों को पैसा भेजकर दूसरों को कमाई का झांसा देते थे। ये लोग ATM के माध्यम से निकाल कर और उसको USDT में कन्वर्ट करके ये कुछ चीनी नेशनल अपराधियों के संपर्क में थे, उनको भेजते थे USDT में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से इन दोनों का रोल ये था कि ये अकाउंट प्रोवाइड कराते थे जिनमें पैसा आता था। पुलिस ने इनके पास से 6 लाख से ज्यादा कैश, 11 मोबाइल, 12 ATM कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, आधार कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन और स्कॉर्पियो कार बरामद की। ये मामला बीते साल पकड़े गए 4 साइबर ठगों के फॉलोअप से ही जुड़ा हुआ है, जिनमें से अब 2 की गिरफ्तारी हुई है। मथुरा का मिनी जामताड़ा अब अपने दाग को धोएगा। पूरे गांव ने क्राइम न करने की शपथ उठाई है। पुलिस ने ग्रामीणों की इस पहल का स्वागत किया है। एक गांव की कसम, न अपराध करेंगे और ना ही करने देंगे। मिनी जामताड़ा के ठप्पे से बदनाम दौलतपुर में महापंचायत हुई। गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने एक सुर में ये शपथ ली, ना तो वो खुद साइबर का अपराध करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। दरअसल गोवर्धन थाना क्षेत्र का ये दौलतपुर गांव ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के लिए कई बार पुलिस की रडार पर आ चुका है।
हमारी आपकी बात हुई। पंचायत ने माना कि गांव के तमाम युवा शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में बैंक खाते खाली करने के काले धंधे में लिप्त हैं। इसके बाद गांव की निगरानी के लिए 20 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। अगर कोई साइबर क्राइम करता पाया गया तो गांव की कमेटी उसे खुद ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर देगी। तमिलनाडु में पोंगल उत्सव की धूम के बीच तिरुचिरापल्ली के सुरूर गांव में पारंपरिक जलीकट्टू प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहस, परंपरा और रोमांच का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पोंगल के अवसर पर सुरूर गांव स्थित श्री नारकदलकुड़ी करुपन्ना स्वामी मंदिर के वार्षिक उत्सव के तहत आयोजित जलीकट्टू प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इस प्रतियोगिता में तकरीबन 750 सांड और 500 से ज्यादा वशीकरणकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आयोजन को 10 राउंड में संपन्न कराया जा रहा है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन जिला कलेक्टर की मौजूदगी में किया गया। इस बार जलीकट्टू का आयोजन एक नए स्थायी एरिना में कराया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस एरिना में दर्शकों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था है और कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। विजेताओं के लिए पुरस्कार भी आकर्षक है। पहला इनाम कार और दूसरा इनाम इलेक्ट्रिक बाइक का रखा गया है।